वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी पे। तो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री लेक्चर का, और इस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स एटम्स के बारे में, उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ेंगे हम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट में आइसोटोप्स देखेंगे हम। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम आइडिया ले लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता कैसा है और कैसा दिखता है। तो देखिए, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये है हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो आपको शेल्स दिख रही हैं, ये जिसके अराउंड ये जो आपको चलता हुआ दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसका चक्कर काटता रहता है, ये जो बीच में हमारा न्यूक्लियस है। तो अभी ये सब पूरा डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपको बस शुरू में दिखाने के लिए था, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में होता कैसे है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, और किस तरह से ये रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स और एटम्स के बारे में रिवाइज करते हुए, देखिए ऑलरेडी हम चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं। पर यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एलिमेंट्स आर सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स। अब तक जो डिस्कवर हो गए हैं टोटल, वो 118 एलिमेंट्स हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो आपके 90 से 100 हैं लगभग, वो नेचुरल हैं। लेकिन उसके बाद जो आए हैं 118 तक, जो बाद के एलिमेंट्स हैं, वो सब डिस्कवर्ड है, वो सब लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड है। तो वो तो अभी आपको नहीं पढ़ना, आपके नॉलेज के लिए अभी इतना याद रखिए कि लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। और जो भी होंगे इसके बाद, जैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा जितने भी नए आ रहे हैं, वो इसके बाद ऐड होते जाएंगे नए नए एलिमेंट्स, और उनका एटॉमिक नंबर वही एक एक से बढ़ता जाएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। देखिए हमको ये सब अच्छे से पता है कि एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स एटम से मिल के बनता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और उन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और ये एटम्स जो है डिफरेंट मास के होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम वही डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एटम्स डिफरेंट कैसे कैसे होते हैं, आपस में क्या अंतर होता है। तो देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए कह रही है, देखिए गोल्ड रिंग यहाँ दिया है, और ये गोल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड एटम्स। इसका मतलब ये जो गोल्ड का एलिमेंट है, जैसे ये गोल्ड रिंग है तो बना है गोल्ड के एलिमेंट से, और इस गोल्ड के एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं, सारे गोल्ड के एटम्स हैं। कोई डिफरेंट एटम इसमें नहीं आएगा किसी और भी एलिमेंट का। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कार्बन है, यहाँ पर जो साइड में डायग्राम दिया हुआ है, और इसको आप जूम करके देखेंगे तो इसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स आपको दिखेंगे। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एटम्स नहीं मिलेंगे। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एटम को उठा रहे हैं, सॉरी, अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा रहे हैं, तो उसमें सेम टाइप के एटम्स मिलेंगे। और ये तो आपका डाल्टन का थ्योरी में भी आपको समझाया था ये पॉइंट को थोड़ा, तो उसी को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे एटम्स हैं, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड जब फॉर्म होता है, तो वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ एटम्स जब आपस में मिलते हैं, तो उसके बाद फॉर्म होता है। अब ये एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम अपने आंखों से तो इसे देख नहीं सकते। तो इसीलिए जब धीरे धीरे इसके बारे में रिसर्च किया गया, धीरे धीरे लेबोरेटरी में इसको पढ़ा गया, और नए नए टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप करते गए, तो उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इतनी पावर थी कि एक एलिमेंट को जूम करे और उसमें जो एटम का स्ट्रक्चर है, वो मतलब पता कर सके, दिखा सके। जैसे ये देखिए जो आपको साइड में दिख रहा है, ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। और ये आप जो येलो बॉल देख रहे हैं, ये जो सर्कल सर्कल में बॉल है येलो येलो, यही आपका जो है एटम है। ये आपका एक एटम हो गया, दो एटम हो गया, तीन एटम हो गया। तो ये आपस में अरेंज्ड रहते हैं, प्रॉपरली अरेंज होते हैं। और ये एक एक बॉल जो है, ये एक एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज थी, ये कितनी बड़ी एक खोज थी, एक कितनी बड़ी डिस्कवरी थी, एक कितना बड़ा इन्वेंशन था। क्योंकि अब देखिए नॉर्मल आपको अगर कोई अपना रिंग दे दे कोई भी, या फिर कोई भी कड़ा दे दे, तो उसमें अगर आपको पूछे कि आप बताओ आपको एटम दिख रहा है, तो आपको तो नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है। पर जब ये माइक्रोस्कोप हमने यूज किया, तो उसके बाद जब जूम करके दिखा गया, तो आप देख सकते हैं कि जब एक गोल्ड रिंग या गोल्ड बैंगल को जब जूम करे, तो आपस में देख रहे हैं ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया। तो ये कितने सारे एटम से मिलके बना होता है। तो एक बहुत बड़ी खोज थी। और यहाँ से ये भी पता चला कि ये जो एटम्स है, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
इन्हीं एटम से मिलके हमारा जो एलिमेंट बनता है या फिर कंपाउंड बनता है या फिर उसके बाद जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब यहाँ तक जब लोगों ने देखा कि जूम करके उनको एटम दिख रहा है एक एक, तो उन्होंने आपस में सोचा कि जब ये एटम हमको इतना छोटा दिख रहा है तो क्या इस एटम के अंदर भी कुछ होगा, क्या इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो काफी डिस्कवरी, काफी थ्योरीज आने के बाद फाइनली पता किया गया कि हाँ, इस एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। और इस एटम में होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसको अभी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप याद करिए चैप्टर 3 में जब हमने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी, तो डाल्टन ने एक पॉइंट दिया था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। आपको ये भी याद होगा कि डाल्टन की जो थ्योरी थी उसमें 2 पॉइंट्स बाद में जाके रॉन्ग हुए थे। पहला ये कि एटम्स आर इनडिविजिबल, और दूसरा ये कि डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट मास होता है। और ये दोनों पॉइंट आगे चल के रॉन्ग हुए थे। पहला पॉइंट जो हमने बोला रॉन्ग हुआ था वो ये था कि एटम्स आर फर्दर इनडिविजिबल। लेकिन देखिए यहाँ पर भी यहाँ लिख रहा है, फॉर सम टाइम पीपल थॉट दैट एटम्स वर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड कुड नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग स्मॉलर। देखिए ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कुछ समय तक स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि एटम जो है सबसे छोटा होता है और उसको उससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। पर वही मैंने जैसे समझाया कि फर्दर जब डिस्कवरीज हुई तो फिर ये पॉइंट आ गया है सामने। इसके बाद अब जो है साइंटिस्ट जान गए हैं कि अंदर जो है और भी पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमारा इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मन में आता है वो ये है कि जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मास कितना होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, और ये एटम में कहाँ पर अरेंज होता है, किस तरह से हमको कहाँ पर लोकेशन होता है। तो यही सब हम समझेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें हम एक एक डिस्कवरी भी पढ़ेंगे कि पहले कौन सा मॉडल आया, उसके बाद कौन सा मॉडल आया, पहले मॉडल में क्या गलती थी जो नया मॉडल आया, फिर उस नए मॉडल में क्या गलती थी जिससे फर्दर नया डेवलपमेंट्स हुए, जिससे नए फर्दर रिसर्च हुए, और फिर जो है अभी जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, वो एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। तो हम वहां तक पूरा समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब समझेंगे जो एटम होता है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट अभी हमने पिछले स्लाइड में देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, मतलब कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, और साथ में उसका मास क्या होता है और उस पे चार्ज क्या होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा बेसिक एटम का स्ट्रक्चर। यहाँ जो आपको बीच में दिख रहा है ये है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो आपको दो से ब्लैक सर्कल टाइप का दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, जो पहला शेल है इससे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा शेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन अ डेंस कोर एट द सेंटर ऑफ एटम, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब देखिए जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इसको हम कंबाइनली जो है न्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सेंटर में होता है, जैसे आपका एक बायो के एटम में पढ़ते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सिमिलरली ये जो केमिस्ट्री में एटम होता है इसके जो बीच पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये डेंस होता है, डेंस मतलब भारी होता है, भारी मतलब ये छोटी सी जगह में होता है और काफी हाई वेट होता है। क्योंकि हमको ये भी पता है अभी आगे जैसा हम समझाएंगे, ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है मेजर पार्ट हमारे एटम का मास इसी से आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, मतलब जीरो इसको लिया जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की ही वजह से हमारा एक एटम का मास होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड आउट अराउंड द एज ऑफ एन एटम, दे ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन लेयर्स कॉल्ड शेल्स। ये पॉइंट मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं और इसको शेल्स कहते हैं। ये जो आपको ब्लैक सर्कल दिख रहे हैं इसमें ये ऑर्बिट करते हैं और इसको शेल कहते हैं। अब अगला है मास एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब हम समझेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो देखिए याद करने के लिए ऐसे समझेंगे कि P मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए
न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम से ही लग रहा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उस पे नो चार्ज, जीरो चार्ज होगा, ना उस पे प्लस चार्ज होगा ना उस पे माइनस चार्ज होगा। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पे होगा। और न्यूट्रॉन जो होगा वो हमारा न्यूट्रल रहेगा, उस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसको हम टेबल से समझते हैं। तो हम देखेंगे मास और इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहाँ पर हम पार्टिकल लिख रहे हैं। पार्टिकल हो गया हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इस पे हम देखेंगे मास कितना होता है और चार्ज कितना होता है। तो देखिए, चार्ज की तो बात हमने अभी पहले कर ही ली। मास का है, जो प्रोटॉन पे मास होता है वो +1 होता है, न्यूट्रॉन पे मास +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है। नेग्लिजिबल मानते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो देखिए, मास 1 लिया, चार्ज प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन पे मास 1 और चार्ज हमने बताया n फॉर न्यूट्रॉन, n से न्यूट्रल, तो इस पे चार्ज 0। अब इलेक्ट्रॉन पे ऑलमोस्ट 0 मैंने बताया कि इसका लगभग मास 0 होता है और चार्ज जो है वो हमारा -1 होता है। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर एटम का। हमने देखा बीच में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसको कंबाइंडली हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अराउंड ये जो शेल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दोस्तों, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एटम का स्ट्रक्चर है ये आया कहाँ से, कौन कौन सी थ्योरीज आए, उसमें क्या क्या गलतियां निकली, फिर उसमें क्या क्या सुधार हुए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब की खोज, ये सब की डिस्कवरी किसने की। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।